नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 30 घंटे की भारत यात्रा पर। इस यात्रा से भारत ने क्या पाया, क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण रही। जब एक तरफ अमेरिका आंख दिखा रहा हो तब पुतिन का हमारे देश में आना, और भारत रूस के संबंध कितने पुराने कितने गाढ़े हैं और ये दोस्ती अब किस दिशा में जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी और अजय वकील जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर रूस पे। रूस की जो पुतिन की जो यात्रा रही, चूँकि आपने तो मैंने आपके बारे में आपसे बात भी की है, आप कई दफ़ा रूस भी गए हैं, तो इस यात्रा से इस जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि अमेरिका ने आग दिखाई कि आप रूस से तेल मत खरीदो, और फिर हमने तेल खरीदना कुछ कम कर दिया, और उसके बावजूद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगाया भारत पे, और फिर उस वक्त पुतिन का आना, तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुतिन की ये जो भारत यात्रा थी, उनका जो 30 घंटे का प्रवास था वो बहुत मायने रखता था। एक तो भारत ने अमेरिका के दबाव में कहें या अमेरिका के संकेत पर कहें, जिस तरह से रूसी तेल की खरीदी बंद की, ऑपरेशन सिंदूर का जो हश्र हुआ, और भारत रूस संबंधों के लंबे इतिहास के मद्देनज़र ये यात्रा बहुत मायने रखती। तो ये खास दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि भारत और रूस के बीच सामरिक समझौता हो सकेगा या नहीं, क्योंकि F-25 विमान खरीदी और उसके बरक्स रूस में निर्मित Su 5वीं श्रेणी के स्टेल्थर विमान, युद्धक विमान की खरीदी को लेकर कशमकश थी, और ये माना जा रहा था कि इस बार भारत रूस के साथ सामरिक समझौता करेगा और उनके विमान खरीदेगा, या तेल की खरीदी बंद करने की भरपाई के लिए कोई ना कोई उपक्रम किया जाएगा। लेकिन इसे अप्रत्याशित कहें या भारत रूस संबंधों में कहीं ना कहीं आई हुई हल्की सी दरार की बात कहें कि दोनों तरह के समझौते नहीं हो सके, बल्कि पर्यटन को और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिहाज से जो समझौते हुए हैं या टेक्नोलॉजी को लेकर जो समझौते हुए हैं वो दोनों देशों के बीच हुए। मगर जो बड़ा समझौता था वो नहीं हो पाया वकील साहब। क्या लग रहा है कि ये समझौता क्यों अटक गया? क्योंकि शुरुआत से लग रहा था कि अब बड़ा जो समझौता होगा वो हथियारों का समझौता होगा और कुछ नई चीज़ें भारत को मिलेंगी, चाहे वो मिसाइल लॉन्च करने वाली S-400 की जगह S-500 हमको मिल रहा हो, मगर वो भी नहीं हुआ और हम लोग प्लेन भी नहीं खरीदे। तो ये मामला अटक गया है या आगे कभी निकलेगा? नहीं, देखिए S-400 का जो बकाया अभी है वो तो शायद जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन जो नए समझौते की बात थी, खास करके जो भारत को अत्याधुनिक 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन चाहिए, 5th और 6th प्लेन, उसके बारे में अभी जो कशमकश चल रही है कि अमेरिका जो है F-35 का ऑफ़र कर रहा है और SU-57 का रशिया ने किया हुआ है, तो इसमें से कौन सा विमान लिया जाए नहीं लिया जाए, इसको लेकर के सारी कशमकश चल रही है अभी तक। तो सामरिक समझौता नहीं होना के पीछे मुझे ये कारण लगता है कि कुछ न कुछ संदेह है, कुछ बारीकियां हैं जिनका समाधान होना भी बाकी है। क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था उस हिसाब से ये था कि SU-57 जो भारतीय विशेषज्ञ हैं जो वायुसेना के, उन्होंने इस पर आपत्ति लगाई थी कि इसके अंदर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है, कई डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर चीनी हैं। तो अगर चीन से चूँकि हमारी दुश्मनी और चीन से हमारा युद्ध कभी भी हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो उस स्थिति में अगर इस तरह के जो विमान हैं जिसमें इस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, या हो सकता है उसका कंट्रोल चीन के पास चला जाए, या फिर ये हो सकता है कि उसके पार्ट्स हमें ना मिलें। तो ऐसी जो है वो ऐसा जोखिम उठाना जो है मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, इसीलिए उन लोगों ने इस पर फिर से पुनर्विचार की बात कही है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों देश, रशिया ने शायद उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी ऑफ़र किया हुआ है। मगर इसके पीछे क्या देख रहे हैं, क्या अमेरिका जो आंख दिखा रहा है उसके चलते तो नहीं अभी इस समझौते को रोक दिया गया? देखिए, भारत की परंपरागत नीति प्रारंभ से ही निर्गुट आंदोलन की शिरकत ही नहीं बल्कि प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसको लेके भारत की एक अलग छवि निर्मित हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में शुरुआत में ये हुआ कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है। सन 70 के दशक की घटनाएं जो घटी थी बांग्लादेश की, और अमेरिका का बेड़ा आया तो रूस ने जिस तरीके से भारत के साथ संधि की और भारत को संबल और शक्ति प्रदान की। उसके पहले जब PL 480 हुआ समझौता, तब ये था कि अमेरिका की ओर झुकाव है। उसके बाद का घटनाक्रम ये रहा, और अभी ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ वार हुआ है उसमें माना जा रहा है कि भारत
और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर कम से कम वो 30-40 बार दोहरा चुके हैं इस बात को। तो अभी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के दबाव में है या अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता है। इस कारण उसने रूस के साथ समझौते को तिलांजलि दे दी या तेल खरीदी बंद कर दी। जबकि आप गौर करें कि भारत और रूस के संबंध सांस्कृतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत मजबूत हैं। सन 60 और 70 के दशक की कुछ घटनाएं अगर मैं आपको 1-2 घटनाएं सुनाना चाहूँ तो उससे आपको लगेगा कि पंडित नेहरू का कितना सम्मान था। मैं एक मिनट बुकवी साहब, मैं कहूँगी तो ये भारत और रूस का रिश्ता काफ़ी पुराना है, मगर जिस तरीके से अमेरिका बीच में आ रहा है तो उससे लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं बिगड़ रही हैं और भारत दोनों को साधने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए, जो गुटनिरपेक्षता की जो बात है ये दरअसल उसी का विस्तार है आगे से। लेकिन अब चूंकि दुनिया जो है एक ध्रुवी नहीं रह गई है और दो ध्रुवी भी नहीं रह गई है, तो उस स्थिति में संतुलन बनाना और ज़्यादा कठिन है भारत जैसे देशों के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी के साथ हैं या किसी के साथ नहीं हैं, तो इस दोनों के बीच में सीमा रेखा क्या है? या तो आप किसी के साथ नहीं हैं या आप सबके साथ में हैं। तो इसको देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। कि एक जो विदेशी मामलों विशेषज्ञ कहा था कि गुटनिरपेक्ष कहने के बजाय ये कहने पड़ा कि हम सबके साथ हैं। इसको इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है, वी आर विद ऑल। तो लेकिन ये बात मतलब ये तार पर चलने वाली कसरत है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। और रशिया ने कुछ अपनी गलतियों के कारण अपनी स्थिति खराब कर ली। आज आप देखो ना, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है और रशिया जो कभी दूसरी, तीसरी, चौथी थे, आज वो चौथे, पाँचवें पे जा रहा है। तो ये जो युद्ध चला है 3 साल से लड़ा जा रहा है, अगर इसमें तो पैसा तो खर्च हो ही रहा होगा ना। अगर ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब युद्ध है तो वो लड़े जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं कह रहा था कि आज रशिया को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है बाजार के तौर पर। हाँ, बाजार के तौर पर। और अमेरिका को कोई भारत की ज़रूरत है बाजार के तौर पर। हाँ, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार बन गया, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल है कि हम इस बाजार का दोहन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किस रूप में करते हैं और कितने तरीके से करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमारे नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज की स्थिति में अगर भारत ने सहारा रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद तो अभी भी नहीं किया है, कम जरूर कर दिया है। बिल्कुल। तो हो सकता है आगे पीछे बढ़ाया जाए। जब वो लगातार ऑफर दे रहे हैं कि साहब हम, जैसे अभी पुतिन ने कहा कि हम तो पूरी तरह सप्लाई करने को तैयार हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो टैरिफ बढ़ाते जाएं तो हम रेट कम करते जाएं, कभी ये भी ऑफर आ सकता है। हाँ, और हो सकता है कि रेट कम ही हो रहे हों। मगर मैं अभी आपका सर, मैं इस तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा कि बीच में एक तस्वीर आई थी एक समिट की, SCO की, जिसमें पुतिन खड़े हुए थे, मोदी खड़े हुए थे और जिनपिंग खड़े हुए थे। तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वो एक नई धुरी व्यवस्था की बात की जा रही थी कि ये तीनों जो अलग अलग थे अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उस तस्वीर के क्या मायने थे? वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो इस विश्व के भावी संभावनाओं की कहीं ना कहीं और संकेत करता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब दुनिया दो ध्रुवीय नहीं रहेगी। नाउ इट इज नो मोर ए बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि एक तरफा चीज़ें तय हों। अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली है तकनीकी मामले में, आर्थिक मामले में, सामरिक मामले में, सारी चीज़ों में। लेकिन अभी जिस तरीके से चीज़ें घट रही हैं, आप क्वाड की बात करें, आप सार्क की बात करें, आप आसियान की बात करें, और जिस तरीके से समीकरण बन बिगड़ रहे हैं और जिस तरह से रूस और उक्राइना के बीच युद्ध हुआ है, यूरोपीय देशों में एक अलग चेतना आई है, तो उसमें अगर दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग परस्पर नज़दीक आते हैं तो अमेरिकी प्रभुत्व और उसकी जो दुरभिसंधि कहें या उनकी जो चालाकियां कहें या उनकी कोशिश कहें, उसका सामना किया जा सकता है। तो ये जो तीन, क्योंकि आबादी के मान से अगर भारत, रूस और चीन एक संग आते हैं मोटे तौर पे, तो भी 2 अरब आबादी हो जाती है। यानी लगभग 2 अरब आबादी। बाजार के मान से भी टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से चीन ने अचीवमेंट किए हैं लगातार, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, या पीछे नहीं भी छोड़ देगी तो लगभग बराबर पायदान पे आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो चीन, भारत और रूस का आना बहुत मायने रखता है। और पुतिन की यात्रा को भी हम लोग इसी संदर्भ में देख रहे थे, क्योंकि रूस भारत का बहुत ट्रस्टेड और टेस्टेड दोस्त है, और उसकी सांस्कृतिक जड़ें भी है। कि माने में याद कीजिए, हमारी पीढ़ी तो पूरी रूसी साहित्य और साहित्यकारों को और उनकी किताबों को पढ़ के बड़ी हुई है। रादुका और प्रगति प्रकाशन
ये भोपाल में भी इसी न्यू मार्केट में उनके कोने में एक दुकान हुआ करती थी और बहुत सस्ता साहित्य मिलता था। सोवियत संघ, सोवियत नारी, स्पुतनिक, ये सारी मैगजीनें लोग पढ़ते थे और सोवियत लैंड पुरस्कार की एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की बहुत बड़ा एक पुरस्कार अलग माना अलग जाता था। अलग इज्जत और अस्मिता और एक पहचान थी। साहित्यकारों को और दिया उसके- जाता हाँ, था। उसकी एक प्रतिष्ठा थी। तो ये सारी और सारे लेखक आप देखिए, टॉलस्टॉय से लेके गोर्की, चेखव, हाँ। येसेनिन, सोल्जेनित्सिन, डॉक्टर जिवागो के लेखक जो थे, पास्तरनाक, इन सारे लोगों को देखिए एक पूरा प्रवाह था। और भारत और रूस के बीच जिस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था और जिस तरह से रूस के कहना चाहिए का नेतृत्व पंडित नेहरू के प्रति सम्मान व्यक्त करता था, उसकी मैं एक घटना आपको सुनाऊंगा। डॉक्टर जिवागो के लेखक बोरिस पास्तरनाक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम बोरिस पास्तरनाक को स्टॉकहोम जाकर पुरस्कार लेने की इजाज़त नहीं देंगे और इनको देश निकाला दिया जाएगा। ये बड़ी घटना थी। तो एल्डोस हक्सले और स्टीफन स्पेंडर ने लंदन में कमेटी बनाई इन डिफेंस ऑफ बोरिस पास्तरनाक। जी। उस कमेटी ने में बड़े साहित्यकार कई लोग थे विश्व भर के। उस कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया कि आप इस कमेटी के चेयरमैन बनिए और आपके संबंध सोवियत संघ के नेताओं से अच्छे हैं और उनसे आग्रह कीजिए कि वो देश निकाला और पुरस्कार लेने के लिए अनुमति प्रदान करें बोरिस पास्तरनाक को। नेहरू जी ने स्वीकार किया उसको, जबकि वो निर्गुट आंदोलन के थे, मना भी कर सकते थे और ये भी इसलिए भी मना कर सकते थे कि अन्य देश नाराज न हो जाए कहीं पर, क्योंकि तब बाइपोलर वर्ल्ड था। नेहरू जी ने निकिता ख्रुश्चेव से बात की। ख्रुश्चेव ने उनका आग्रह 50-50 स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको स्टॉकहोम जाने की इजाज़त नहीं देंगे, मगर देश उसके बाद वो कहीं और देश में जाके बस जाएं या तमाम तरह के बयान दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो लेकिन उन्होंने उनका देश निकाला बंद कर दिया। देश निकाला का आदेश रद्द किया, उनको आके वहाँ पुरस्कार दिया गया। तो ये जो पंडित नेहरू की सोवियत नेताओं से जो नज़दीकियाँ थीं, इसको बयान करती है। 70 के दशक की घटनाएं आपको पता है। निकिता ख्रुश्चेव जब यहाँ आए थे भारत 60 के दशक में, तो उन्होंने संबोधित किया, लोगों को मिले, सब कुछ किया। पंडित नेहरू उसके बाद उनको कश्मीर ले गए थे, जबकि कश्मीर विवादास्पद था यूएनओ के कारण और सारी चीज़ों। हाँ, तो शेख उनको ले गए अब्दुल्ला और नहीं, तब वहाँ पर बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री थे। अच्छा। वो मिले और वो बिल्कुल सीमावर्ती एरिया में ले गए। बख्शी गुलाम मोहम्मद ख्रुश्चेव को वो मिठाइयाँ खिला रहे, इसकी फ़ोटो उपलब्ध है। हाँ, उपलब्ध है। तो वहाँ पर जाके सीमा पे कहा नेहरू जी ने, उनको बताया कि देखिए उधर ही पामीर का पठार है, ये फला है, ये है इधर उधर। तो ख्रुश्चेव ने कहा पंडित नेहरू, आप यहाँ से आवाज़ दें तो हमको सुनाई देगी, हम आपके पड़ोसी हैं और यकीन कीजिए आप कभी भी आवाज़ देंगे तो आपको अनसुनी नहीं होगी आवाज़, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल तो ये खूबसूरत प्रसंग है। हाँ, और खुर्शीफ से मुझे ये भी याद आया कि जब खुर्शीफ यहाँ आए थे तो जो राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ था, जैसे इस बार भी हुआ, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय करवाया कि ये हमारे की यंग डायनेमिक लीडर और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। तो खुर्शीफ ने पूछा, ये युवक यदि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ क्या कर रहा है? हमारे देश में तो ऐसे लोगों को हम साइबेरिया भेज देते हैं। भले ही उन्हें मजाक में कही हो, मगर बाद में लोगों ने देखा भी, जब अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को गुलाग आर्किपेलागो पर नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनके साथ हश्र क्या हुआ? हाँ, या उसके पहले भी क्या हश्र हुआ? और जैसे कि पुतिन जब यहाँ आए तो उन्होंने कितनी तैयारी की। उन्होंने यहाँ आने से पहले एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। और आपको बुकिल साहब याद है कभी कोई देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहा हो और ऐसे बड़े पैमाने पे इंटरव्यू दे रहा हो, खासकर इतनी बड़ी महाशक्ति का प्राइम मिनिस्टर? तो इसकी क्या वजह रही और क्या पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? इक्का दुक्का केसेस में ऐसा हुआ है कि जब इंटरव्यू छपे हैं पहले, मेरे ख्याल से ये अभी पिछले रिसेंट जितना समय है उसमें तो ये पहला ही मामला था जिसमें एक बड़े टीवी चैनल को, क्योंकि टीवी चैनलों का उदय अभी 10-15 साल पहले हुआ है, यूँ देखा जाए तो 20 साल पहले तो थे नहीं। कुछ अखबारों को कभी कभी इंटरव्यू छपते थे पहले, लेकिन ये इतना बड़े पैमाने पर इंटरव्यू दिया तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल पुतिन भी तो एक सहारा तलाश रहे हैं ना, आप ये क्यों भूल रहे हैं? हाँ, पुतिन भी अपना अलगाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये युद्ध शुरू किया रशिया ने, कारण उसके जो भी रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा और ये भी एक आशंका थी कि वो बना नहीं था, उसको सजता दी नहीं थी। उसके बाद भी आपने उस पर हमला किया और आज लड़ाई चल रही है। वो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, वो अलग बात। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आखिर हश्र क्या होगा।
तो आज पुतिन भी हालांकि चाइना उनके साथ में मजबूती से खड़ा है, लेकिन अगर दुनिया के बाकी देशों में देखा जाए तो अमेरिका ने उसको घेर रखा चारों तरफ से। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसा बड़ा देश अगर पुतिन के साथ खड़ा होता है, नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, तो उनकी ताकत उससे बढ़ती है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर, इसी इंटरव्यू में पुतिन से पूछा गया, अब आज तक के दोनों करेस्पॉन्डेंट हैं, कि ये इसका अंत किधर होगा, है ना, आपका क्या ब्लू प्रिंट है यूक्रेन वॉर को लेके, कहाँ जाके आप ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने कहा, बने सबसे अच्छे से इंटरव्यू खूबी है कि उस लीडर ने किसी चीज़ का सारे सवालों के जवाब दिए और किसी चीज़ को दाएं बाएं नहीं हुए, हर चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम जो उनके जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। एक बड़ा डिप्लोमेटिक जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं, जो रशियन भाषी इलाके हैं, जो यूक्रेन के जो डोनबास वगैरह वो जो कहलाते हैं, वो उनका दावा है कि वो रशिया में मिलना चाहते हैं, ऐसा रशिया का मानना है। अब सही में ऐसा चिंता है कि नहीं अपने को नहीं पता। और यूक्रेन अभी यूएसएसआर का हिस्सा था पहले, तो मतलब अगर रूस का जो बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से आकार के हिसाब से यूक्रेन ही सबसे बड़ा था उसके बाद। और बिल्कुल वहाँ की राजधानी कीव सबसे खूबसूरत जगह थी। खूबसूरत है। तो वो जो एक अतीत का एक हैंगओवर भी है, वो हैंगओवर है, अहंकार है, कुछ भी कह लो आप उसको। नहीं, इनफैक्ट इन्होंने बयान दिया था पुतिन ने कि कीव इज अ मदर ऑफ रसिया। हाँ, सही कहा उन्होंने। तो जब उनसे इस इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने तो कीव को मदर ऑफ रसिया, क्या कीव पे कब्जा करोगे आप? देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि आपने कहा, मैं कीव भी गया हूँ, तब वो सोवियत संघ का एक भाग हुआ करता था और दनेपर नदी के किनारे जो बसा हुआ है कि वाकई अद्भुत और बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक बात पे आप गौर करें, चूँकि चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो आर्मीनिया हो, चाहे वो उक्राइना हो, ये सब रूस सोवियत संघ के हिस्से थे। तो वहाँ की राई रत्ती जानकारी और सामरिक जानकारी रूस के पास है। लेकिन पुतिन का एक बयान बहुत मायने रखता है कि हम निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम समानुपातिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि हम हारें भी नहीं और उन लोगों का नुकसान ना हो, नागरिक क्षति ना हो और लोग निरीह या निर्दोष नागरिक नहीं मारे जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन की दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए। उनसे एक सवाल पूछा गया कि तुलनात्मक रूप से आपको भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे अच्छा कौन लगता है। सवाल जी जी, आप मतलब समझ सकते हैं, निहितार्थ क्या था। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये बहुत बेहुदा या अश्लील प्रश्न है, तो ये कहा उन्होंने। और दूसरा एक जो जिस तरीके से यहाँ आके उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि में राजघाट में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित किए और उसके बाद उन्होंने जो लंबा मैसेज लिखा है, ये दुनिया अंततः उसी ओर जा रही है जिसका ख्वाब या जिसके मूल्य महात्मा गांधी के दिए हुए थे। अच्छा, मगर तो ये जो करना, ये मुझे लगता है दोनों बातें बहुत मायने रखती हैं। पर मैं एक चीज़ ये समझ पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन भी जा चुके हैं और जब किसी समिट में गए थे, एक खास ट्रेन से यूक्रेन तक गए थे और वहाँ जेलेंस्की के साथ मिले थे और उनके वॉर मेमोरियल पर जाके उनके कंधे पे हाथ रख के उनके एक तरीके से आंसू भी पहुँचे थे और सपोर्ट किया था। एक तरफ हम वहाँ यूक्रेन भी जा रहे हैं और एक तरफ पुतिन का इस तरीके से सम्मान भी कर रहे हैं, तो भारत इस बीच में कहाँ खड़ा है? हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वोटिंग हुई थी तब भारत ने एब्सेंट किया, अनुपस्थित रहा था। तो ये कैसी डिप्लोमेसी है सर, बताइए। हाँ, देखिए, ये संतुलन की कोशिश है कुल मिलाकर, क्योंकि दरअसल आपके तो दोनों सीधे तौर पर दुश्मन नहीं है भाई। यूक्रेन जब तक यूएसएसआर का पार्ट था तब भी और यूक्रेन आज़ाद होने के बाद भी यूक्रेन से भारत के संबंध अच्छे रहे। यहाँ कितने बच्चे पढ़ने जाते थे, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत जाते थे, तो यूक्रेन से हमारा कोई किसी तरह की प्रतिबंधता भी नहीं थी। तो सवाल है कि अब दो ऐसे देशों की लड़ाई चल रही है जो हमारे शुरू से दोस्त रहे हैं, उस स्थिति में आप किसी एक का पक्ष खुल करके ले ही नहीं सकते हैं। कैसे लेंगे आप बताइए ना, किसको आप अलग दूर करेंगे अपने से? बिल्कुल, इसको करेंगे या उसको करेंगे। अब ये अगर आकार का या इकोनॉमी का आप उदाहरण लें या सैनिक शक्ति का लें, तो सब इस हिसाब से रूस भारी पड़ता है, तो वो आप भले ही कर सकते हैं कि भाई इसलिए रूस हमारा पहला मित्र है और यूक्रेन बात का है, वो अलग बात है। लेकिन यूँ देखा जाए तुलना रूस से तो हमारे दोनों ही दोस्त हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी तीसरे व्यक्ति को जिसकी दोस्ती दोनों से हो, उसके बीच उसको भेदभाव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और कुल मिला के अभी तक भारत ने यही संदेश देने की कोशिश की भाई, जैसे कल मोदी जी ने ये कहा कि वो बहुत अच्छा वाक्य है कि भाई हम इस मामले में तटस्थ नहीं है, हमारा एक ही पक्ष है और शांति का पक्ष है। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई व्याख्या इसकी हो नहीं सकती। हाँ, कि हम शांति के साथ खड़े, हम शांति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे यूक्रेन के कारण आए, चाहे रशिया के कारण आए, या अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के कारण आए, ट्रम्प के कारण आए, शांति आए और हम शांति के साथ हैं। तो ट्रम्प इन दोनों जो शांति दूत की भूमिका में लगे हुए हैं, तो
जिस तरीके से रूस पे रोकने की बात कर रहे हैं, यूक्रेन से रोकने की बात कर यूक्रेन के लिए उन्होंने खास प्लान भी बना लिया था कि हम ऐसे रोकेंगे, जिसका यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विरोध किया। तो इस तरीके के जो एक नए रोल में है ट्रंप, तो क्या वही गीदड़ भपकियाँ वो भारत की आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे कहो कि युद्ध रोके? देखिए, निश्चित तौर पर ट्रंप ने भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश की है। टैरिफ वार की धमकी, भारत रूस से तेल ना खरीदे, इसकी शय है। और इसके बाद उन्होंने कुछ भारतवंशियों को वहाँ से निष्कासित किया, उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर विमान से भेजा गया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों के बीच रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चुभने वाली बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 22 फरवरी 2022 को, 22 या 23 फरवरी को, तो 8 मार्च को यूक्रेन ने पूरी तैयारी रूस पे हमला करने की कर ली थी। तो जो गुप्तचर सेवाओं के जरिए जो सूचना मिली इनको, पुतिन को, और पुतिन तो की शुरुआती KGB एजेंट के तौर पर हुई है, तो उन्होंने तुरंत प्रत्याक्रमण करके अपने को बचा लिया। लेकिन ये उनकी वार्ता, ये जो शिखर वार्ता थी, बहुत मायने रखती थी। मुझे लगता है कि आगे की बातचीत की एक आधारशिला है, और आगामी मोदी जब रूस जाएंगे, अगले रूस जाएं या किसी अन्य बैठक में बातचीत हो, उसमें हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। बुकिल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भारत रूस के बीच जो कुछ हुआ, एक पुतिन भारत आए, बहुत गर्मजोशी से हम लोगों ने स्वागत किया, प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए घर तक। तो इस सब पे अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? अमेरिका किस नज़र से इसको देख रहा होगा? देखिए, अमेरिका तो सतर्कता से पूरे देख ही रहा है कि भाई भारत का झुकाव किधर है, क्योंकि भारत का रुख क्या रहता है किस मामले में, इसको लेकर के अमेरिका क्या बाकी सारे देश भी इस बात को बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं और अभी भी देख रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 10 सालों में, थोड़ा सा भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ थोड़ा बढ़ा है तुलनात्मक रूप से। हालांकि रूस से संबंध आपके अभी बने हुए हैं, बरकरार हैं उस तरह के, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है वो फर्क आया है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि रशिया ने उस तरह से आलोचना नहीं की जैसी उससे अपेक्षा थी, और जिस तरह से भारत का खड़ा होना चाहिए था वो इस बार नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने आलोचना की, वो अलग बात है। हमारे मतलब ये था कि, लेकिन पहले जिस तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा होता था, वैसा इस बार नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दरार पैदा हुई है, क्योंकि वो रशिया ये देख रहा है कि आप अमेरिका की तरफ कितना झुकते हैं, और अमेरिका देख रहा है कि रशिया से आप कब तक बंधे रहते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे संक्षेप में बताइए सर कि इस यात्रा के क्या खतरे हैं, हमने क्या पाया और क्या दांव पे लगाया? नहीं, खतरे तो कतई नहीं है, लेकिन जिन नतीजों की उम्मीद की जा रही थी वो नतीजे नहीं निकले। ना तेल की खरीदी के बारे में कोई कैफियत किसी ने दी, ना सामरिक हथियारों की खरीदी के बारे में भारत ने हाँ या ना कहा। तो ये दो चीज़ें बड़े मुद्दे थे। यह पुराने नहीं, पर वो यहाँ आए तो रशियन टीवी का इनॉग्रेशन करके गए। वही पुतिन यहाँ आए। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो दौर जो रूसी हिंदी के बीच आदान प्रदान, प्रतिनिधिमंडलों का, सांस्कृतिक दलों का, पुरस्कारों का, जैसे सोवियत नेहरू पुरस्कार, इन सब का दौर फिर से अगर वापस आता तो मुझे लगता है कि ये पुतिन की भारत की यात्रा एक सफल यात्रा थी। बिल्कुल। रशियन टीवी अभी इंग्लिश में शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में हिंदी में भी आने वाला है। बुकिल साहब, आप बताइए क्या इस पूरी यात्रा का टेक अवे क्या रहा? टेक अवे असल में कि ये यात्रा, मुझे तो जो एक ठोस टेक अवे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस हासिल से बजाय एक मैसेजिंग ज़्यादा था, और वो मैसेज देने में तो भारत और रशिया सफल रहे। ये मैसेज रशिया को देना था, ये मैसेज चाइना को भी देना था। तो चाइना को देना है कि भाई रशिया से हमारी दोस्ती बरकरार जैसे पहले थी, और रशिया को संदेश ये था कि भाई अगर तुमने ज़्यादा छिड़छाड़ की तो हमारे साथ एक दोस्त खड़ा हुआ है। चाइना की वीबो साइट पर ये खबर चल रही थी, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, कि भारत और रशिया के बीच 5 किलर आर्म्स को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। अब वो कितनी सच है नहीं कह सकते, लेकिन अगली वार्ता का हाँ, तो उसमें एक तो SU-57 वाला मामला था, S-400 का जो अपडेटेड वर्जन है S-500 वो है। कुछ और भी ऐसे हथियार हैं जो बहुत घातक हैं, जिस परमाणु हथियार भी इसके शामिल हैं। इसको लेकर के अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है, और वो डील कभी भी फाइनल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भारत और रशिया इसको भी ओपन न करना चाहें, क्योंकि आप जब कोई बड़ी आर्म्स डील करते हैं तो पूरी दुनिया में अलग संदेश जाता है, डर भी पैदा होता है, और जो आपके दुश्मन है या आपके प्रतिद्वंदी हो उसकी अग्रेसिव तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान और
चीन का तो उदाहरण हमारे सामने, अब तो बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो गया। हाँ, तो ये हो सकता है इस कारण से भी उसको इतना उजागर नहीं किया गया हो और अंदर ही अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, बिल्कुल। वो अभी देखने का आएगा। मगर कुल मिला के ये यात्रा कई मायनों में बड़ी ऐसी रही जो पहले की यात्राओं से अलग रही, क्योंकि बड़ी डील नहीं हुई, बड़ा बैलेंसिंग एक्ट दोनों नेताओं ने किया। और दोनों नेताओं ने, जैसा आपने कहा कि एक मैसेजिंग जी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, फिर उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है, कि सबको की जो पुराने दोस्त हैं वो मित्र हैं, और किसी एक अमेरिका ने भारत की बाह मरोड़ी है तो दूसरा दोस्त दौड़ा दौड़ा आया है और कहा हम इनके साथ हैं। तो कुल मिला के इस यात्रा से यही साथ जो मैसेज निकला वो है कि हम साथ साथ हैं, भारत रूस साथ साथ है। तो ये यात्रा निश्चित ही कई मायनों में मानी खेज है और इसको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आप दोनों लोग यहाँ हैं, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऑफ द रिकॉर्ड में सर इतना ही। अगली दफ़ा किसी और अच्छे मुद्दे पर आपके लिए ऐसे वरिष्ठ जनों के साथ मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।